रिस्क के धंधा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ये शो वीरू और मैं आपके लिए अगले आधे घंटे में पेश करेंगे। और आज हमारे साथ इस शो में होंगे मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा और प्रशांत सावंत, जो पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश कॉल्स देने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। इसके अलावा तिमाही नतीजों पर बात करने के लिए केपीआईडी टेक के सीईओ किशोर पाटिल जुड़ेंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मास्टरलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी जुड़ने वाले हैं। इनसे करेंगे एक खास बातचीत। तो ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो में। लेकिन एक बार जरा निफ्टी को रिविजिट करते हैं। 19,800 अब निफ्टी पर पहला रेजिस्टेंस क्रॉस किया हमने 19,729, जहां पर बाय ट्रिगर हुआ। आज अप्रोच यही थी कि आज डिप्स पर बाय नहीं करना है, आज स्ट्रेंथ पर बाय करना है। और ये एक डिफरेंट अप्रोच थी, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिन से अटक रहा था 19,729 के ऊपर मोमेंटम। अब अगला रेजिस्टेंस है 19,829, और अगर 19,829 क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो अगले 35 पॉइंट के करीब थोड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पर। स्टॉक जो लीड कर रहा है मार्केट को इस समय वो है रिलायंस, बहुत शानदार मोमेंटम उसमें। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये दो स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा मोमेंटम, दोनों डे हाई पर। उसके अलावा आईटीसी एक तीसरा स्टॉक जिसने सपोर्ट किया। ब्रॉडर मार्केट में कुछ स्टॉक्स जो हमने स्पॉट किए थे उनमें अच्छे मोमेंटम, टाटा कम्युनिकेशंस, एमसीएक्स, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, इंडस टावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय अच्छे मोमेंटम दिख रहे हैं। और एक बार जरा आप निफ्टी का वो कंट्रीब्यूशन वापस लेकर आएंगे, वो जो 68 पॉइंट जो अब 115 पॉइंट अपटिक है, इसमें रिलायंस देखिए इस समय करीब 33 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। और वीरो वो राइट हैंड लिस्ट में से एक हट गया एटलीस्ट, आईसीआईसीआई बैंक। तो वो मार्केट ने बहुत जल्दी मान ली हमारी बात। मैं आप यकीन मानिए, मैं अपने स्क्रीन पे चार्ट अनुज आईसीआईसीआई बैंक की खोल के बैठा था। मैं वही देख रहा था बस। आईसीआईसीआई बैंक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और कल के ऑलमोस्ट जो क्लोज पॉइंट था उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ अनुज इंडेक्स बखूबी मूव देता हुआ। और स्पेशली अगर आप देखें उस फर्स्ट 30 पॉइंट के क्लस्टर के बाद अच्छा मूव देता हुआ। बैंक निफ्टी भी अनुज, लुक एट बैंक निफ्टी। अब ये भी जैसे निफ्टी ने अपने कॉल राइटर्स के जोन में जाके स्टार्ट वहीं से किया, बट ग्रेजुअली अब निफ्टी बैंक भी 46,000 की कॉल राइटर पे। कल का कितना आउटस्टैंडिंग हुआ था डायरेक्टर साहब, वो कॉल लेके आएंगे जरा। कल 46,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग हुआ था, 58 लाख का सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन था, उसके नजदीक जाके ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल वीरू। और अब बस ये है, बस एचडीएफसी बैंक वो थोड़ी दिक्कत कर रहा है। वेट इतना है ना एचडीएफसी बैंक का, बैंक निफ्टी में 30% का वेट है। लेकिन जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने मुंह दिखाया, अगर होपफुली अब मार्केट हमारी अगली बात भी मान ले और अब एचडीएफसी बैंक भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, तो बस फिर जो बचा खुचा काम है वो हो जाएगा। और अगर ये हो गया तो फिर आप 19,829 के ऊपर निकले अगर आप, फिर देखिएगा आप किस तरीके की कवरिंग वापस शुरुआत होगी। चलिए अब वीरो एक काम करते हैं, एक एक करके फिर कॉल्स देना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, इस समय की फ्रेश कॉल्स क्या होंगी? मार्केट में अच्छा मोमेंटम इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त, वो है भारती एयरटेल। 890 पे ट्रेड कर रहा है, 900 पार कर लेगा। 885 का स्टॉप लगाना चाहिए भारती एयरटेल, गुड। और बैंकिंग क्षेत्र से मुझे ध्यान है कोटक पर, थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, लेकिन यहीं से एक अप मूव मिलना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में। स्टॉप होगा आज का लो, और वो होगा करीब 1870 का। मौका मिले तो 1930 भी जा सकता है। तो आज मेरे ख्याल से बैंकिंग क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। ओके चलिए, ये बात हो गई कोटक महिंद्रा बैंक की। मानस, आप क्या फ्रेश पिक कर रहे हैं इस समय? देखिए, दो स्टॉक नजर में है। सबसे पहले तो एस्कॉर्ट्स ध्यान रखिए अनुज जी। देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है एस्कॉर्ट्स में। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पहले ही बन रहे थे, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी करेंगे। 2370 के स्टॉप लॉस लगाना है, और 2465 2465 तक के टारगेट आपको एस्कॉर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो चार्ट पे बेहतरीन लग रहा है वो है टाटा पावर का। देखिए टाटा पावर ने कल बॉटम बना लिया, आज 20-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। करंट लेवल्स पे टाटा पावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 219 रुपए 219 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है, और 226 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, टाटा पावर 221 पे ट्रेड करता हुआ। प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स। वीरू जी, फर्स्ट स्टॉक होगा एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 185 जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 200 तक देख रहा हूँ, 200। और नेक्स्ट पिक होगा एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 640 640, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 680 680 तक देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है एबी कैपिटल एक अच्छा बेस बना चुका है, और सेम व्यू मेरा एचडीएफसी लाइफ पे भी। ओके, दो स्टॉक्स आपके एचडीएफसी लाइफ 655 पे डी हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हूँ। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स।
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, आज दोनों ही काउंटर बाय साइड में हैं। सबसे पहले खरीदारी पे जो स्टॉक आ रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन। ऑलरेडी मॉर्निंग में हमने एक ब्रेकआउट देखा, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और ऊपरी स्तरों पर जो अपसाइड यहाँ पे है वो है 1700 की इमीडिएट बेसिस पे। उसके बाद 1740 तक के नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। 1665 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 1640 के आसपास के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा एंड ऊपरी स्तर पर 1700 और 1740 के दो टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है HPCL। लगातार यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और आज पिछले 3 से 4 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। HPCL में करंट लेवल पे लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 310 के टारगेट होंगे एंड 300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम डिस्पाइट हायर क्रूड प्राइसेस, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स इस समय यहाँ पर आपको दिखाई देंगे HPCL में। चलिए अब एक काम करते हैं, कंपनी की बात करते हैं। तीसरी तिमाही में KPIT टेक की आय और मार्जिन अनुमान से ज़्यादा रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू में 8% तो मुनाफे में 20% से ज़्यादा की बढ़त रही है। कंपनी ने FY24 के लिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 27 से 30% के बीच बरकरार रखी है। नतीजे और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ KPIT टेक के CEO किशोर पाटिल जुड़ गए हैं। किशोर जी, गुड मॉर्निंग। आई नो आपकी कंपनी एक ट्रेडिशनल IT सर्विसेज कंपनी से थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो गाइडेंस काट रहे हैं, आपने इतनी स्ट्रांग गाइडेंस रखी है और इतना स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाया, इसका कारण क्या है और आपकी विजिबिलिटी क्या है इस समय? इसका तो कारण है, हमारी स्ट्रैटेजी अलग है। जो जैसे आपने बताया वैसे हमारी कंपनी अलग है। हम सिर्फ ऑटोमोटिव और मोबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं और हम उससे 25 क्लाइंट पे फोकस कर रहे हैं। हम उसमें भी नए टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं और जो नया जो आर्किटेक्चर बन रहा है कार्स का उसमें फोकस कर रहे हैं। सो हमारा इज अ वेरी शार्प फोकस ऑन है इन कुछ चीजों पे। उसके कारण क्या होता है कि ये जो एरिया है वो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इसीलिए इसका जो स्पेंड है वो कम नहीं हुआ है। सो उसका मतलब ऐसा है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, उसका स्पेंड हो रहा है। हमारे क्लाइंट्स जो है वो उनका स्पेंड कम नहीं हो रहा है, हम बढ़ा रहे हैं उसमें एक्चुअली, और हम बहुत पोल पोजीशन में हैं इस एरिया में। उसके और दूसरी और एक कारण ऐसा है कि हमारी पाइपलाइन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसके कारण हमें एक विजिबिलिटी मिल जाती है और जैसे इसी कारण हम उसको बता सकते हैं कि हमारा इतना ग्रोथ हो जाएगा। और अब मार्जिन देखा फर्स्ट क्वार्टर का, अगर अपने परफॉर्मेंस देखा तो ध्यान में आता है कि हम पहले ही उस रेंज में आ चुके हैं। ये जो होंडा और SK इसकी जो पार्टनरशिप की जो डील हुई थी, इससे आपकी कंपनी पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि होंडा और KPIT की एक डील अनाउंस हुई थी मार्च 2023 में, तो क्या ये अलग डील है या उसका स्कोप डिफरेंट है? अगर इस पर कुछ जानकारी दे सकें। ये जो कंपनी है उसका जो मैंने बताया, नए आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, नए जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उस पे KPIT का फोकस है। जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उसमें जो नया आर्किटेक्चर काम कर रहा है उस पे फोकस है। ये जो काम है वो KPIT कर रही है और वो हम जैसे कि हमने हमारे प्रेस रिलीज में भी बताया कि हम अच्छी तरह से उस पे हमारा प्रोग्रेस हुआ है, हमारा रैंप अप अच्छा हुआ है एंड सो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग एरिया में है, ये जरा दूसरी तरह है, जिधर होंडा को सम अदर एरियाज में सपोर्ट है उस एरिया में ये डील है। मैं उस पर फोकस नहीं करना चाहता। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि KPIT का जो वर्क एरिया है उसमें कोई भी इससे कम होने वाला नहीं है, उसके कारण कम नहीं होने वाला। इसके बावजूद एक्चुअली हमें तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन सम एरियाज में। सो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके किशोर जी, जब मैं आपके नंबर्स को पढ़ रहा था और सारे वर्टिकल्स प्लस ज्योग्राफिकल एरियाज को देख रहा था, उसमें सबसे इम्प्रेसिव लगा सर कि विश्व भर में जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर सबसे ज़्यादा दुविधा है यूरोप को लेकर, वहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपने रजिस्टर किया 89%। इसका प्रमुख कारण एशिया में ये ग्रोथ थोड़ी सी कम रही है वर्सेस आई थिंक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट सिंस इलेक्ट्रिक वे जो पहले मैं यूरोप की बात करना चाहूँगा। पहले
ये क्या इतनी ही ग्रोथ डिलीवर करेगा? उसके बाद मैं एशिया पे आऊंगा, और या फिर यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम डाउन हो सकती है ग्रोथ? एक तो ऐसा है कि हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ तो है, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखना चाहिए। लास्ट ईयर हमने एक दो एक्विजिशंस भी किए थे, बट हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है यूरोप में। उसके कारण है कि यूरोप में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, देयर इज अ पेन एंड देयर इज अर्जेंसी, सो उसके कारण उनका स्पेंड बढ़ रहा है, जिसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। बट आगे जाके मुझे लगता है कि हमारा यूएस ज्योग्राफी भी स्ट्रांग है, यूरोप स्ट्रांग है, यूरोप में हमारा डेवलपमेंट सेंटर है बड़ा, और एशिया में हमारा फोकस आने वाला है। हमने ऑलरेडी एज यू नो होंडा का एंगेजमेंट है हमारे साथ, और कुछ दूसरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी हम एंगेज कर रहे हैं, बट एज अ मार्केट हम इंडिया एंड चाइना पे फोकस करने वाले हैं। तो हमें लगता है ये बड़े मार्केट है ऑटोमोटिव में, और हम इसमें कुछ कर सकें। एग्जैक्टली मैं अपने उस पहले प्रश्न का दूसरा भाग यही रख रहा था सर, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत तूल पकड़ रही है तेजी से। तो आप चाइना और इंडिया में अगले 2-3 क्वार्टर्स में क्या ग्रोथ देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ नए क्लाइंट्स पॉसिबल अगले 2-3 क्वार्टर्स में जुड़ सकते हैं क्या आपके साथ? पहला फोकस इंडिया में लाएंगे हम, थोड़ा टाइम लगेगा, बट या इंडिया में लाएंगे। चाइना इज अ मीडियम टर्म फोकस, उसको टाइम लगता है चाइना में एज यू नो सब कुछ भी करने के लिए, तो उसको जरा मीडियम टर्म परसूट है वो। रियलाइजेशंस और क्या आपका आउटलुक क्या है? आपने कहा था कि इस पर आप काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, फोकस रहेगा और अक्रॉस द वर्टिकल्स टू ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी। आगे जाके किस ट्रैजेक्टरी में रह सकते हैं ये? आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। क्या है कि अगर आपने देखा, हम लास्ट 12 क्वार्टर में हम ग्रोथ बढ़ा रहे, प्रॉफिट्स बढ़ा रहे। हमने 3 साल पहले ऐसे बताया था कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जिस तरह से बढ़ेगी वैसे वो बढ़ती रही है। जैसे ये बढ़ रहा है हमारा परफॉर्मेंस, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स में कोई कमी नहीं की है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी में है, पीपल में है, फ्यूचर इफ आई टू से कि मार्केट डेवलपमेंट में है, हमें उसमें कुछ कमी की नहीं है। जैसे और उसके कारण हम कॉशियसली बट स्टेडीली हम मार्जिन बढ़ा रहे हैं। सो अभी हमने इस ईयर के लिए 19 से 20% बताया है, बट हमने बताया है कि 20% के ऊपर इज अ वेरी सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी यू नो गोइंग फॉरवर्ड। ओके, चलिए किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट अगले क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू। चलिए, ये होगी बात KPIT की। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, और उसके बाद मास्टर्स इन्वेस्टमेंट के को फाउंडर सौरभ मुखर्जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं बिग मार्केट वॉइसेस में, मास्टर्स इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। और सौरभ ने पिछले 5 साल में PMS में काफ़ी तहलका मचाया है, और काफ़ी कम समय में इनका फंड जो है वो काफ़ी लार्ज साइज्ड PMS में इंडिया में जुड़ गया है। ऑब्वियसली उससे पहले सौरभ सेल साइड में रह चुके हैं, और पहले लंदन में थे, और इंडिया में एम्बिट में सौरभ काम कर चुके हैं। बस सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि आप मार्केट पर ज़्यादा टॉप डाउन बात करते नहीं हैं इसके, और आपके साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करने में मज़ा आता है, इसके लिए मैं सीधा उसी से शुरुआत करूंगा। एक जो बहुत बड़ी होल्डिंग है आपकी अक्रॉस पोर्टफोलियोज, वो है बजाज फाइनेंस। और मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि अब जो जियो फाइनेंस जो कैपिटलाइज हो चुकी है और एक एंटिटी बन चुकी है, उसको लेकर क्या बजाज फाइनेंस के मोड पर आगे जाकर फर्क पड़ेगा, या आपको लगता नहीं कि उससे कुछ इम्पैक्ट आएगा इसमें? चलो, पहली बात तो टॉप डाउन पे बात क्यों नहीं करता। आई कैन टॉक ऑल मॉर्निंग, सारी सुबह मैं आपके साथ टॉप डाउन कर सकता हूँ, किसी का कोई फायदा नहीं होता। मनोरंजन जरूर होगा आपके दर्शकों का, बट कमाई के इलाके में बॉटम अप करने से ही कमाई की हिंदुस्तान में। आते हैं बजाज फाइनेंस पे। अगर हम जियो फाइनेंस का कैपिटलाइजेशन देखें, कुछ भयंकर मात्रा में जियो फाइनेंस कैपिटल लेके प्रवेश नहीं कर रहा। अगर हम पूरे
एनबीएफसी इंडस्ट्री की जो कैपिटलाइजेशन है करीबन उसकी कैपिटलाइजेशन के मुकाबले जियो फाइनेंस 4-5% एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आ रहा है, राइट। सो पहली बात तो है कि ऐसा कुछ मैसिव स्केल का एंट्री है जिस प्रकार से टेलीकॉम पे जियो का प्रहार रहा था, उस प्रकार से अनलाइकली है कि जियो का फाइनेंस पे रहेगा, बिकॉज कैपिटल उस पैमाने पे जियो ला नहीं रहा इंडस्ट्री में। दूसरी बात है अंडरराइटिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंडरराइटिंग में जिस खूबी से बजाज फाइनेंस ने लास्ट 10-15 साल में किया है, उस प्रकार का टेक्नोलॉजी, उस प्रकार की एल्गोज, उस प्रकार का डेटा हिंदुस्तान में और किसी के पास है नहीं। जरूर ये बात जरूर है कि जियो का विशाल टेलीकॉम का कारोबार है, बट टेलीकॉम का कारोबार और उस पर जो डेटा इकट्ठा होता है और लोन अंडरराइटिंग में जिस प्रकार का डेटा चाहिए, जिस प्रकार की कला चाहिए, जिस प्रकार की एल्गोरिथम्स चाहिए, वो एक दूसरी चीज है। हिंदुस्तान में अब तक कोई दूसरा बजाज फाइनेंस का मुकाबला कर नहीं पाया। अगर कोई आसपास आ पाया है बजाज फाइनेंस की, वो होगा चोलामंडलम, जो भी हमारी दूसरा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। और तीसरी बात करते हैं बजाज फाइनेंस की खुद की जो हिस्टोरिकल जो तजुर्बा रहा है। अगर हम गए दशक की बात करें, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आया था, डीएचएफएल आया था, कई कंटेंडर्स आए थे, मुकाबला करने का कोशिश किया, उनके दांत खट्टे किए बजाज फाइनेंस ने, और आज ये एनबीएफसी का सरताज बना बैठा है। तो जरूर अच्छी टक्कर होगी जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस के। मेरी उम्मीद है कि बजाज फाइनेंस अपने गेम को और रेस करेगा, बट जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारे फ्लैगशिप पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का ये बड़ा हिस्सा है, और दबा के कमाई किया इसने हमारे क्लाइंट्स के लिए गए 5 सालों में। ठीक है, चलिए बजाज फाइनेंस की बात होगी। अच्छा, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था और उसमें एक और स्टॉक जो मुझे लिटिल चैंपियंस में स्ट्राइक किया, मेरे ख्याल से हमने इसकी बात पहले की नहीं है, मैस फाइनेंशियल। मेरे ख्याल से 31 मई तक आपका 7% होल्डिंग इसमें थी। ये मैं कंपनी की प्रोफाइल देख रहा था, ये एकदम लोएस्ट जो स्ट्रेटा है उसको एड्रेस करती है। यहाँ पर बुलिशनेस के क्या रीजंस हैं सौरभ, और यहाँ पर आपने क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? तीन प्रकार का अलग अलग प्रकार का लैंडिंग करता है मैस, और अनुज आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये काफी सालों से हमारी लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में है। पहला काम तो एक मैस करता है कि जो गुजरात में जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उनको फाइनेंस करता है। जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स जिनके लिए मानिए दिक्कत होगी एचडीएफसी बैंक से लोन पाना या किसी पीएसयू से लोन पाना, छोटे प्रॉपर्टी डेवलपर्स, उनको मैस फाइनेंस करता है। दूसरा कारोबार करता है मैस की जो एनबीएफसीज हैं, छोटे छोटे एनबीएफसीज हैं गुजरात के शहरों में, उनको मैस फाइनेंसिंग देता है। और तीसरा है मैस की खुद की जो लोन बुक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम डेवलपर्स एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनबीएफसीज। एक कमाल की एनबीएफसी है ये, 25-27% आरओई पे काम किए बहुत सालों तक। आईपीओ हुए 16-17 साल हो गए, कभी डाइल्यूशन की जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज आरओई इतनी हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी इतनी ऊंची है कि विदाउट फ्रेश इक्विटी रेज किए ये बिजनेस आराम से 20-25% पे लोन बुक ग्रो कर सकता है। हिंदुस्तान के इस प्रकार की एक्चुअली इकलौती एनबीएफसी है, वेरी हाई आरओईज, उसकी वजह से, इतने हाई आरओईज होने की वजह से आप 20-25% का लोन ग्रोथ दिखा सकते हो, फिर भी कोई डाइल्यूशन की दरकार नहीं होती। नीश प्ले है। कुछ हद तक जिस प्रकार का काम ग्रू फाइनेंस करता था बंधन बैंक के एक्विजिशन के पहले, जिस प्रकार का काम ग्रू करता था, ग्रू हमारे पोर्टफोलियो में हुआ करता था 4 साल पहले तक, उस प्रकार का नीश काम मैस करता है। ये डिस्क्लेमर देते हुए इन सारे स्टॉक्स में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेरा खुद का निवेश है, मार्सेलस के 10,000 क्लाइंट्स का निवेश है, और मेरे माँ बाप का भी निवेश है इन स्टॉक्स में। सौरभ जी, ये डिस्क्लेमर आप हमेशा देते हैं और सुन के अच्छा भी लगता है। अच्छा, एक और स्टॉक आपकी इसी डिस्क्लेमर में जो फॉल होता है वो है, गिरेगा आके, वो है टीसीएस। सर, आपने इस बार की अर्निंग्स को देखा और मोटे तौर पे 2-3 चीज़ें थी, थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, लेकिन इस बार एक बड़ी चीज़ थी जिसने अपना इंप्रेशन बीते 6 महीने में छोड़ा है पूरे आईटी पे, दैट्स एआई। इन बदले सर्कमस्टेंसेस में आप टीसीएस को कैसे देखते हैं, और एआई का मतलब टीसीएस के लिए क्या है? थोड़ा सा इसको सरोकार को समझाइएगा सर। देखिए, हमारे रिसर्च के मुताबिक एआई इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है। स्पेसिफिकली जो लार्जर प्लेयर्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस प्रकार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये बेहद पॉजिटिव है। किस लिए ऐसा है? तो पहली बात है कि जो विश्व के जो बड़े कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज मान के चलिए,
उनका अभी भी सिर्फ 30% माइग्रेशन क्लाउड में हुआ है। 70% माइग्रेशन, 70% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज अभी भी क्लाउड से बाहर है। एआई की वजह से इनका क्लाउड की तरफ जाना और जरूरी बन जाता है और अर्जेंट बन जाता है। सो एआई इज अ ड्राइवर ऑफ क्लाउड माइग्रेशन which will result in more work for TCS। दूसरा, एआई का जो खुद का काम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि आई थिंक अगले महीने से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर अगर आप एआई चाहते हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एआई का जो खुद का पेनिट्रेशन है हर प्रकार के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में, वो सेल्स फोर्स हो, एसएपी हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, वो धनाधन बढ़ेगा अगले 1 साल में। बिकॉज हर एक कंपनी, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अप्रोच करके बोलेगी आप एआई जोड़ दीजिए अपने प्रोडक्ट के साथ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कीजिए और आप कमाइए। ये वाला जो सिलसिला है एआई को इंटीग्रेट करना एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट पैकेजेस के साथ, वो भी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए काम क्रिएट करेगा। और तीसरी चीज, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, उनके लिए लेबर शॉर्टेज एक जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। लोगों की कमी है वहां पे, जहां पे लोगों की कमी है वहां पे नेचुरली एआई का डिमांड रहेगा। वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स को एआई की दरकार है, एआई की दरकार है तो खर्चा करेंगे और क्लाउड में माइग्रेट करेंगे। इस सारे चीजों से इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए काम बनेगा। और आपको ये दिख रहा है, जैसे आपने टीसीएस की बात की, अब देखिए इस क्वार्टर भी और पिछले क्वार्टर भी $10 बिलियन की डील विंस अनाउंस किए हैं। मंदी के दौरान $10 बिलियन का डील विंस अनाउंस करना मतलब आउटलुक अच्छा है, काम बहुत सारा है, इसलिए हम टीसीएस लेके, टीसीएस भी काफी भारी पैमाने पे लेके शांति से बैठे हुए हैं कई क्वार्टर से। ओके, अच्छा सौरभ जी, पिछले 2-3 महीने से एक स्टॉक ने काफ़ी ट्रेड स्विंग्स तो दिए हैं। हमें डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, और अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो मेट्रोपोलिस आपने ऐड भी किया है। एक बहुत बड़े डिप के बाद अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से सर आपने 1200, 1300, 1400 की रेंज में शायद मेट्रोपोलिस लिया है। आई एम नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्टेड इन प्राइस, बट आपका आउटलुक क्या है मेट्रोपोलिस पे इस वक्त, और इस प्राइस पे लेने का तर्क क्या था मेट्रोपोलिस को? देखिए, मेट्रोपोलिस आधे होने के बाद हमने लिया तो लिया मुंबई का इलाका, स्पेसिफिकली मुंबई का इलाका और जनरली वेस्टर्न इंडिया में मेट्रोपोलिस का फ्रैंचाइज पुराना है, जमा हुआ है और प्रॉफिटेबल है। जैसे जैसे हम कोविड से बाहर आए, मेट्रोपोलिस का फ्रैंचाइज एक्सक्लूडिंग कोविड ग्रोथ दिखाता रहा। मेट्रोपोलिस के फ्रैंचाइज में स्पेसिफिकली जो हायर एंड टेस्ट है उसकी डिमांड बढ़ती रही। एंड जो स्टॉक का आधा हो रहा था कोविड के बाद स्टॉक आधा हुआ, डॉक्टर लाल भी आधा हुआ था, मेट्रोपोलिस भी आधा हुआ था। डॉक्टर लाल को ऑलरेडी हमारी लास्ट ईयर हमने बड़ी होल्डिंग बनाई थी, इस साल मेट्रोपोलिस को हमने लिटिल चैम्प्स में ऐड किया। प्रॉफिटेबल फ्रैंचाइज है, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री है, उनको न्यू एज प्लेयर से कुछ खास कंपटीशन दिख नहीं रही। जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट एक्विटी फंडेड डायग्नोस्टिक लैब्स है, उनकी कुछ खास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। मार्केट शेयर पे कुछ प्रहार नहीं दिखा, मेट्रोपोलिस के मार्केट शेयर को भी प्रहार नहीं दिखा। और प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, वो भी अच्छी तरह टिका हुआ है। सो हमको लगा कि अच्छी कंपनी, मुंबई एंड वेस्टर्न इंडिया का लीडर वाजिब दाम पे मिल रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए। एंड जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे हमारा देश रिचर हो रहा है, ओल्डर हो रहा है, हमारे देश के लोग की पैसे बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, खर्चा जरूर करेंगे। एंड पैथ लैब इंडस्ट्री अभी भी 80% पैथ लैब इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है, मॉम एंड पॉप लेवल पे है। तो छोटे छोटे मॉम एंड पॉप प्लेयर्स धीरे धीरे दिख के इधर मेट्रोपोलिस के हाथ दिखेंगे या डॉक्टर लाल के हाथ दिखेंगे, इसलिए दोनों प्लेयर्स को हमने खरीद लिया है। डॉक्टर लाल हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो में है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, और मेट्रोपोलिस हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में लिटिल चैम्प्स में। ओके, और क्या यही लॉजिक था जो आई थिंक इस स्टॉक की हमने बात की नहीं है पहले आपसे, टार्सन्स प्रोडक्ट्स, कि अगर आप टेस्ट वेस्ट कराएंगे तो जो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा शायद उसको भी फायदा होगा। यहाँ पर भी आपने एक अच्छी खासी साइजेबल बेट ली है सौरभ। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल जैसे आपने ठीक बोला, जो डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, विजय डायग्नोस्टिक्स, इस प्रकार के प्लेयर्स के लैब को टार्सन्स इक्विपमेंट सप्लाई करता है, बट उसके ऊपर ये फार्मा इंडस्ट्री के लैब को भी इक्विपमेंट सप्लाई करता है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के लैब को भी इक्विपमेंट सप्लाई करता है। ये इंडस्ट्री छोटी सी है, कुछ 1200 करोड़ की इंडस्ट्री है, इसमें टार्सन्स मार्केट लीडर है। कुछ प्राइवेट इक्विटी फंडेड प्लेयर्स इसमें हैं, बट जहाँ तक हमको खबर आ रही है डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके,
मेडिकल इक्विपमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके प्राइवेट इक्विटी वालों की भारी पिटाई हुई है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड मेडिकल इक्विपमेंट बेस की भारी पिटाई हुई है कोविड के बाद। टार्सन्स की पिटाई कम हुई है, रेवेन्यू नंबर्स आर होल्डिंग अप। जैसे कि आप गेस कर सकते हो, अगर कोविड खत्म हुआ तो जाहिर है कोविड रिलेटेड जो पैथ लैब की सामग्री है उसकी डिमांड घट जाएगी, चली जाएगी। बट ब्रॉडर स्पेशलिटी केमिकल्स फार्मा इंडस्ट्री की इंडिया में ग्रोथ अच्छी चलेगी, वहां से मेरे तरफ से टार्सन्स का डिमांड आएगा। और दूसरा है एक्सपोर्ट्स करीबन आधा रेवेन्यूज है। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कमजोरी जरूर है। अगर मैं पूरे फार्मा इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करूं, तो एक्सपोर्ट्स में वीकनेस है। पार्ट ऑफ द रीजन सीम्स टू बी यूरोप में कोविड के दौरान इतना सारा उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा था कि यूरोप में आज थोड़ी सी एक्सेस में है मेडिकल इक्विपमेंट। बट ये सारे शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं। कंपनी की जो पोजीशन है इंडिया में मार्केट लीडरशिप की, वो काफी तगड़ी है। प्रोडक्ट अच्छी बनाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रखते हैं, एंड मेरे को ग्रोथ रनवे इसमें काफी लंबा लग रहा है। ओके, चलिए फिर अच्छा, आपके कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में टाइटन ने बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई है और हर लेवल पर टाइटन को लेकर यही सवाल उठता है कि यहाँ से आगे क्या, और कंपनी कोई ना कोई लीवर ढूंढ ही लेती है। यहाँ से भी क्या ये स्टोरी रिपीट होगी? तो देखिए, मेरे को तो समुद्र लगता है ग्रोथ का। काफी बड़ी कंपनी है, बट संक्षिप्त में मैं तीन एरियाज में फोकस करता हूँ। पहला तो ज्वेलरी का मार्केट। अनुज, ज्वेलरी का मार्केट करीबन मेरे अनुमान से 70-80 बिलियन डॉलर का साल में ज्वेलरी की सेल होती है इंडिया में। मैं ब्लैक और व्हाइट दोनों को गिन रहा हूँ। 70-80 बिलियन का टाइटन का मार्केट शेयर उसमें केवल 10% है। ज्वेलरी में अभी भी 90% मार्केट टाइटन को काबू करना है। छोटे छोटे लाखों छोटे छोटे ज्वेलर है जो धीरे धीरे सिमट जाएंगे और वो टाइटन के जो मार्केट शेयर टाइटन के हाथ आ जाएंगे। दूसरा है चश्मा, राइट। टाइटन बिकम द लार्जेस्ट रिटेलर ऑफ आईवेयर इन इंडिया। अगेन, जैसे आप और मुझ जैसे लोगों को पता है, इंडिया में चश्मा हम छोटे छोटे दुकान से लेते हैं। चेन्स तो कुछ खास है नहीं। चेन जो भी है चश्मा के ऑप्टिशियंस के चेन, वो भी 5-10 आउटलेट्स वाले हैं। टाइटन आई प्लस इंडिया का बाई फार लार्जेस्ट आईवेयर चेन बन गया है। विशाल मार्केट है, एक ही ऑर्गेनाइज प्लेयर है टाइटन आई प्लस, बाकी छोटे छोटे इनफॉर्मल प्लेयर्स हैं, वो भी सिमट जाएंगे। तीसरा मार्केट साड़ीज, राइट। महंगी साड़ियाँ, मेरे ख्याल से ये करीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर का मार्केट है हमारे देश के लेडीज के लिए। महंगी साड़ियाँ, कांजीवरम, बनारसी इत्यादि। यहाँ पे फिर से अगर हम देखें, टाइटन हैज बिकम, तनियरा इनका ब्रांड का नाम है, तनियरा हैज बिकम द लार्जेस्ट रिटेलर। करीबन 50 दुकान है। उनको लग रहा है शॉप लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है इनकी, स्टोर लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है। तनियरा लार्जेस्ट रिटेलर ऑफ महंगी साड़ियाँ बन चुकी है। सो कई ग्रोथ लीवर्स है। तीन ग्रोथ लीवर्स हमको काफी आसानी से दिख रहे हैं और इसलिए ग्रोथ रनवे की हमको कोई यहाँ पे ट्रबल नहीं लग रही। एक कमाल की बात बोलता हूँ, लास्ट 20 वर्षों में इस कंपनी ने 2300 गुना कमा के दिया है। और देखिए, आज भी ग्रोथ का समुद्र आगे है, which is why we call these companies consistent compounder। 2300 गुना कमाने के बाद भी सामने ग्रोथ का दरिया, और उस ग्रोथ के दरिया में हम और हमारे क्लाइंट्स को कमाने की इच्छा है। ऑलराइट सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए, एज ऑलवेज। चलिए, ये हो गई चर्चा सौरभ से। मार्केट देखिए, आप देखिए आज जो हमारी अप्रोच डिफरेंट थी वो इसीलिए थी कि एक बार आज स्ट्रेंथ में बाय करना है। 19,729 क्रॉस हो जाए और उसके ऊपर टिक जाएं आप, तब बाय करना है। और अब सेकंड रेजिस्टेंस जोन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, 19,829। रिलायंस मार्केट को पावर कर रहा है और रिलायंस के साथ लार्सन एंड ट्यूबर और आईटीसी, और अब बैंकों ने भी जुड़ना शुरू किया है, आईसीआईसीआई बैंक। वीरू और मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब नीरज जी को सौंप रहा हूँ। नीरज जी, आज मार्केट डबल सेंचुरी लगाएगा निफ्टी में, और मिड कैप इंडेक्स तो लगा ही चुका है ऑल टाइम हाई, और फिर से हम वो काउंटडाउन शुरू आज शायद कर पाएँ, बाय द टाइम क्लोज करें। मुझे भी लगता है क्योंकि 2:30-3 बजे वो यूएस को हम लोग प्रीएम्प्ट कर देंगे कि वहाँ क्या होने वाला। भूमिका हम लोग सुबह बता ही चुके हैं क्या क्या हो सकता है, क्या होना है, तो बन रहा नहीं है। लेकिन हाँ, आज रिलायंस ने ज़बरदस्त प्रदर्शन, 2.5% ऊपर है स्टॉक, और उसी के दम पे इतनी बड़ी, और डेटा बहुत अच्छा है ब्रॉडर मार्केट का, तो हम लोग इंतजार करेंगे। 815 पे इस वक्त चल रहा है, तो इस तेज़ी का मजा लीजिए और आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ।